नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे, सभी को पता है एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लास चल रही है और इस क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न की बात करेंगे। और आपका जो चैप्टर चल रहा है सभी को पता है, इसके पहले हमने इस चैप्टर से 40 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। तो चलिए इसके कंटिन्यू हम आज की क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है और यहीं से सारे प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित होते हैं। तो पिघले हुए मैग्मा से अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है कि पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान बनती है वह आग्नेय चट्टान बनती है। कैसे बनती है साथियों? देखिए, आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी निकलने वाले द्रवित पदार्थ जैसे गंगा के ठंडा होने के पश्चात क्या है, निर्मित होता है। ये मैग्मा का जो है, इन्हीं सेलों चट्टानों से ताप दाब अपरदन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर होते हैं उनको बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा या मैग्मा कहा जाता है। अगर आपको पता है नीचे कमेंट करें और आज के बताएं इस क्लास नंबर 6 में टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट, अपना अपना आंसर फीडबैक के माध्यम से करते जाना है, इससे तैयारी और बेहतर होती जाएगी। तो राइट ऑप्शन होगा पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को साथियों मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा, और मैग्मा के शीतलन के कारण अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब मैग्मा ज़मीनी सतह के ऊपर आकर लावा के रूप में ठंडा होकर जमता है तो बहिर्वर्द में जब नीचे जम जाता है तो अंतर्भेदी अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी के मुख्य रूप से शामिल है। जो पृथ्वी की पपड़ी होती है उनमें जो मुख्य रूप से बॉक्साइट, मैंगनीज, सिलिका या आयरन शामिल है। शामिल क्या होता है मुख्य रूप से, वह आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी को पता, हम सिलिका की बात करेंगे। जो पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है, आपके सिलिका शामिल है, क्योंकि सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। प्रश्न आ गया कि सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। या कोई आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए कोई आपसे बड़े हैं, कोई तैयारी कर रहा है, दोस्त लोग भी हैं, आपसे पूछ लिया कि चलिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं टीटी शिक्षक भर्ती का, तो ये बताइए जो सिलिका है, जो सिलिका खनिज है, वह किन दोनों के संयोग से बना हुआ या किन के संयोग से बना हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से सिलिका बनता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार साथी यह रिपीटेड प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सभी को पता है, पृथ्वी के पास से पृथ्वी होता है और पास से पपड़ी। पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी को पपड़ी कहा जाता है। यह बाहरी परत को पपड़ी या परपटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन होती है? ऊपरी परत, परपटी होती है या पपड़ी। इसका नाम इसलिए पपड़ी कहते हैं, पापड़ जो खाते हैं बहुत पतला होता है, उसी तरह इसका इसी नाम इसलिए पपड़ी रखा गया है या पड़ गया है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। पृथ्वी की पपड़ी में, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया, किसकी बात किए थे? सभी को पता है, सिलिका की बात कर रहे थे, जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के संयोग से बनता है। तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला धातु होता है वह साथियों हमारा एल्युमिनियम होता है। महाद्वीपों की भूपर्पटी में सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस परत को Cl कहते हैं। और इस परपटी के ठीक नीचे मेंटल परपटी होती है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे,
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो क्वेश्चन में नहीं, डायरेक्टली हम वन लाइनर लेकर आते हैं, सभी को पता है। इंपॉर्टेंट जो होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व तो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु अगर पूछा जाए तो एल्युमिनियम होता है। सियाल किससे बना होता है? सिलिका और एल्युमिनियम से सियाल बनता है। सीमा किसे कहते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम को जो मिलता है उसी को हुई सीमा कहते हैं। निफ़े किसे कहते हैं? निकल और फेरस के मिक्सकर को निफ़े बोलते हैं। किन चट्टानों के जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है? कायांतरित चट्टानों का अभाव जो है पाया जाता है। यूरेनियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कायांतरित चट्टानों में यूरेनियम पाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कायांतरित चट्टानों में किस प्रकार का पाया जाता है, या यूरेनियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो कायांतरित चट्टानों पर पाया जाता है। केरल के समुद्री तट पर क्या पाया जाता है? तो मोनाजाइट पाया जाता है। मोनाजाइट जो है ये किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये साथियों थोरियम का प्रमुख अयस्क है आपका मोनाजाइट। अब बात करते हैं प्रश्न की। जियोलाइट क्या है? सभी को पता होगा, नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए साथियों, जियोलाइट जो होता है वह हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट कहलाता है, इसी को ही जियोलाइट कहते हैं। इसका फार्मूला आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अग्नेय चट्टाने के रूप में जो परिवर्तित चट्टानें होती हैं, अग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित होता है, गैब्रो सर्पेंटाइन में परिवर्तित हो जाता है, बेसाल्ट सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। अवसादी चट्टानें किस पर परिवर्तित होती हैं? अवसादी चट्टानें सपिंड में सपिंड सिस्ट में परिवर्तित हो जाती हैं। बलुआ पत्थर कार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। क्ले एवं शैल स्लेट अथवा अभ्रक सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। ये सारे अवसादी चट्टान हैं। चूने का पत्थर ये भी अवसादी चट्टान है, यह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चाक एवं डोलोमाइट ये भी संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। लिग्नाइट एंथ्रेसाइट कोयला में परिवर्तित हो जाता है, और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट और हीरा में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न आ सकता है ग्रेफाइट और हीरा में परिवर्तित होता है कौन से अवसादी? तो बिटुमिनस कोयला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए अभी हमने बात किया था, देखिए ये है आपके अवसादी चट्टान जो हमने बात किया था, और ऊपर जो है आपके ये देखिए आग्नेय चट्टान। तो ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट तीन नाम हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताइए, देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो हमने कहा। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट आग्नेय नहीं है, डोलोमाइट क्या है? अवसादी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डोलोमाइट क्या है? हमारा अवसादी चट्टान है, जैसे हम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। चाक एवं डोलोमाइट जो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, यह अवसादी चट्टान या अवसादी शैल कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? जब मैग्मा ठीक है लावा द्वारा जब यहाँ पर होता है, जब ये मैग्मा जमता है तो ये जब ठंडा होता है तो ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैल का निर्माण करता है? कायांतरित, अवसादी, आग्नेय या आपका हेलाइट शैल का निर्माण करता है? सभी कमेंट करेंगे। देखिए साथियों, जो मैग्मा होता है वह ठंडा होकर जब घनीभूत हो जाता है तो वह साथियों आग्नेय शैल का निर्माण करता है, क्योंकि पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं, और इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तपा एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। आग्नेय चट्टान रवेदार होता है, इस प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। प्राथमिक चट्टान कहा जाता है या किसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? ठीक है, तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, जो अवसादी व रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? अभी हमने बात किया था, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेनाइट हमारा किस प्रकार का है? तो ये साथियों हमारा आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, और डोलोमाइट आपका अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट कैसा है? आग्नेय। अभी हमने बात की थी, तीन नाम जो लिए थे। अगला प्रश्न है साथियों, संगमरमर किस प्रकार की शैल है? अभी हमने बात किया था, अवसादी की बात करेंगे।
डोलोमाइट जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर में। तो यह अवसादी चट्टान, ये कायंत्रित चट्टान बोलेंगे, क्योंकि अवसादी में जो परिवर्तित होता है वो संगमरमर है। जैसे डोलोमाइट परिवर्तित होकर अवसादी बनता है, तो वो जो परिवर्तित हो जाता है तो फिर वह कायंत्रित कहला जाएगा। यही हमें कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो कायंत्रित शैल उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प व जल से रासायनिक क्रिया से अग्नेय और अवसादों शैलों के मूल रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायंत्रित चट्टानें कहलाती हैं। देखिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि अवसादी जो शैल होते हैं मूल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, और ये फलस्वरूप जो चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं उनको कायंत्रित चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आपका यह संगमरमर हो गया, अभ्रक, हीरा, क्वार्टजाइट, ये सारे शैल हैं। और संगमरमर चूना पत्थर का कायंत्रित रूप क्या है, अग्नेय शैल के उदाहरण है, सभी को पता होगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो, पिस्टोन हो गया। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है 20 क्वेश्चन ही करते हैं क्लास में, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इनमें से कौन सी अवसादी शैल है, ग्रेनाइट, शैल, स्लेट, संगमरमर। देखिए, अवसादी ध्यान दीजिएगा, जो हमने बात किया था अवसादी और अग्नेय शैल के आपके एग्जाम्पल हमने बताया था, भी उदाहरण भी बताया था। ठीक है, तो शैल जो है ये हमारा क्या है, अवसादी शैल कहला जाएगा। कैसे कहला जाएगा, देखिए, पृथ्वी की परपटी बनने वाले जो खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वह किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल लुढ़क कर, लटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है, सभी को पता होगा, रिक्टर पैमाने से भूकंप मापा जाता है, और यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। रिक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है, किसकी तीव्रता नापी जाती है, यहाँ पे रिक्त स्थान आएगा कि रिक्टर पैमाने से खाली स्थान की तीव्रता नापी जाती है। तो सभी को पता होगा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। और इनमें जो अंक होता है रिक्टर पैमाने में 0 से लेके 9 तक का अंक होता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और प्रत्येक अंक जो अंकित रहता है, बढ़ता हुआ अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप का आएगा। मान लीजिए 4 नंबर पर भूकंप आपका दर्शा रहा है, तो जब वो 5 में जाएगा तो 4 गुना 10 का असर वह 5 पर पड़ेगा, 10 गुना तीव्रता होगा। इससे रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं, भूकंप से रिलेटेड एक लाइन पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कवर कर लेते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है, और इसको जो है 1880 में जॉन मिलने ने खोज किया था, जिसे हम भूकंप लेखी भी कहते हैं। सर्वाधिक भूकंप वाला देश आपका जापान है। भूकंप मापन इकाई रिएक्टर स्केल कहते हैं, या रिएक्टर पैमाना कहते हैं। अगला जो है टॉपिक है, समुद्र में उठने वाली भूकंपी लहरों को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र हिमालय पर्वत है, जो कि गुजरात में है। सुनामी शब्द कैसा है, सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है, और रिक्टर मापक पर अंकित अंक क्या होता है, 0 से लेके 9 तक होता है, 0 से लेके 7 तक होता है। 4 ऑप्शन दे जाएंगे, 0 से लेके 1 तक होता है, 0 से लेके 10 तक होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए 0 से लेके 9 तक रिक्टर मापक पर अंकित अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी का कारण क्या है दोस्तों। सुनामी का कारण है समुद्र तल में भूकंप। जब यहाँ पर भूकंप आता है तो भूकंप बोलते हैं, लेकिन जब वह समुद्र तल में भूकंप आता है उसको सुनामी बोला जाता है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, तट पर आती हुई या आने वाली लहरें को सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, प्राकृतिक आपदा हो गया और मानव निर्मित आपदा।
देखिए शॉर्ट सर्किट से लगी आग ये कोई प्राकृतिक नहीं होता है। हम आपके जो दुर्घटना हो जाती है या हम कम क्वालिटी के वायर लगाएंगे, ये मानव द्वारा निर्मित है। तो शॉर्ट सर्किट से जो लगी आग होती है वह मानव निर्मित आपदा कहला जाएगी। लेकिन प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये प्रकृति द्वारा घटनाएं आपदा होती हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए दो चीज़ें जान लेते हैं प्रकृति जनित आपके जो कौन कौन से हैं। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन, सुनामी। ठीक है, ये क्या कहला जाते हैं? ये कहला जाएंगे प्रकृति आपदाएं या प्रकृति द्वारा आपदा। मानव जनित आपदा क्या है? रासायनिक दुर्घटना हो जाए, मानव जनित भूस्खलन हो जाए, अधिक खनन किया जाए, पेड़ होड़ काटे जाएँ तो भूस्खलन होता है। महामारी हो, जनसंख्या विस्फोट, वनाग्नि, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ये मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है? अभी हमने जस्ट पहले ही कहा था। क्या कहा जाता है साथियों? उसको हमें सिस्मोग्राफ कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जो आपका दिया गया है। ठीक है, भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा रेक्टर स्केल पर मापा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती उसका प्रभाव ना के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 तक होती है वस्तुओं के गिरने तक क्षति पहुंचा सकता है। और जिसकी भूकंप की तीव्रता अगर 6 है या उससे अधिक है तो वह बहुत शक्तिशाली होता है। अगर 7 तीव्रता वाला भूकंप है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए समझ लेते हैं। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जो पृथ्वी के भीतर जो हलचल होती है उसका अध्ययन जो है किसके द्वारा करते हैं? भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनी के द्वारा, ये स्वर माप लिख के द्वारा करते हैं। सभी को पता पृथ्वी की परत के जो भी भीतर हलचल होती है उसका अगर अध्ययन करना हो वह भूकंप विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक हो। तो सभी को पता पृथ्वी तल के नज़दीक एक ही कहलाता है, वह हमारा साथी होगा क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर कहलाता है जो पृथ्वी तल के नज़दीक भी है और यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं, कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस, ये सारे आपके इसी मंडल पर होते हैं। क्षोभमंडल की बात करेंगे, ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। आदर्श दशा जो है क्षोभमंडल में नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के 7 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री की दर से घटता जाता है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता है वायुदाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। और बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। और थर्मामीटर क्या होता है? मानव शरीर का तापमान होता है। सिस्मोग्राफ भूकंपी तीव्रता तथा हाइग्रोमीटर, जी हाँ ये भी प्रश्न आता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडली की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन 21 और 78 नाइट्रोजन। तो 99% भाग पर इन दो गैसों का विस्तार है, वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये साथियों रहे, और भी आपका नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, आर्गन की मात्रा 0.93%। तो सबसे बड़ी तीसरी नंबर की गैस आर्गन है, चौथे में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। आप लोगों को कमेंट के बाद में बताना है कि 20 में से आपने कितने सेलेक्ट किए, 15+ सेलेक्ट किया, 12+ सेलेक्ट किया, कितना किया, या 20 में से 20 कर लिया। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह
तैयारी जारी रखें और आने वाले क्लासेज हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होगी, चाहे बाल विकास हो, चाहे पर्यावरण, ईवीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका संस्कृत हो, हिंदी हो, सारे भाषाओं की यहाँ पर क्लास होगी। प्रैक्टिस सेट आएंगे क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।